हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी परेशान हैं सीटेट 2026 एग्जाम को पास करने के लिए? हम आपको बता दें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे, चाहे आपके पास 10 दिन का समय हो, 15 दिन का समय हो, 20 दिन का समय हो, 25 दिन का, यहाँ तक कि आपके पास 10 दिन का भी समय है या 15 दिन का भी समय है, तब भी आप जो है सीटेट एग्जाम में अपने आप जो है 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आज इस क्लास में आपको कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लानिंग्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इस क्लास में। चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए, पूरी क्लास को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 120 प्लस मार्क्स तो आप सीटेट में ला ही सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है सीटेट को लेकर के, सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, बिल्कुल परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है, तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आज बताता हूं किस तरह से पढ़ना है, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके लिए पूरा प्लानिंग तैयार करके आया हूँ किस तरह से पढ़ना है। 10 दिन में, 15 या 20 दिन, अगर आपके पास 15 दिन भी समय ना मेरे भाई, तो सफिशियंट है। इसमें भी आप सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। पास क्या, 120 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको अपना मतलब जो है डेली रूटीन बताऊंगा आपको, जो है कि ठीक है, आपको डेली रूटीन में आपको ये 3 चीजें शामिल करनी होगी। ठीक है, मैंने तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको जो है कि ये तीनों चीजों में टैग वर्ड्स पे काम कराऊंगा। टैग वर्ड्स से आपको बता दूं, 150 प्रश्न में सीटेट के लगभग 75 प्रश्न सिर्फ टैग वर्ड्स पे आते हैं, और टैग वर्ड्स 75 नंबर में इस क्लास में आपका फिक्स कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे जो है टैग वर्ड्स मैथ आपको कराऊंगा पूरा। मैथ के जितने भी टैग वर्ड्स हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है 30 प्रश्नों में पेडागोजी के आते हैं, 15 के 15 आपके सही होंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपके लिए कंप्लीटली सीटेड गणित पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, और यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये गणित के टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद गणित में जो सबसे ज्यादा आपसे टीएलएम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब टीएलएम से आप पेपर उठा करके देखिएगा पेडागोजी में, ये सब टीएलएम से आया है कि नहीं, अबेकस से, जियोबोर्ड, ग्राफ, डायस ब्लॉक से, इन सब से आया है कि नहीं, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका यहाँ से पेडागोजी में, मैथ में आपका फिक्स हो गया। इसके बाद आपका टैग वर्ड्स हिंदी, हिंदी के टैग वर्ड्स भी बताऊंगा आज आपको। 30 प्रश्नों में आपके 15 प्रश्न जो है हिंदी में पेडागोजी से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के भी टैग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स, सारे वर्ड्स टैग वर्ड्स के हिसाब से आप सभी प्रश्न सही करने लगेंगे। बस इस क्लास को देख करके जाइए, इसके बाद पेपर सॉल्व करिए, देखिए आपके प्रश्न सही होते हैं कि नहीं। इसके बाद देखिए, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गए, यहाँ पे आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हो गए हिंदी के। इसके बाद परीक्षा के लिए गोल्डन पॉइंट्स भी मैंने नोट किया है, ये जिनसे प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे भाषा कौशल से, भाषा अर्जन से, और उसके बाद चमस्की से, अंतर समझ, ये सबसे पूछा जाता है प्रश्न। सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा आज इस क्लास में। इस क्लास से आपके लगभग 50 से 60 प्रश्न, 60 के 70 प्रश्न तक इस क्लास से आपके फिक्स हो जाएंगे केवल टैग वर्ड से। ये देखिए, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की भी टैग वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा सीडीपी के। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपके पास है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स सीडीपी के, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स। और हाँ, ये कुछ मनोवैज्ञानिक्स हैं जिनसे हर बार सीटेट में, सीडीपी में क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 30 प्रश्नों में मैं आपको बता दूं, 7 से 8 प्रश्न, चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लें चाहे पेपर सेकंड की, जीन पियाजे, यहाँ पे वाइगोस्की महोदय से, कोहलवर्ग जी से, इन तीनों मनोवैज्ञानिक से हर बार प्रश्न आता है। इनके बारे में भी मैं आपको टैग वर्ड्स, इनका टैग वर्ड्स लेकर के आया हूँ। ठीक है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके बारे में, टैग वर्ड से प्रश्न आप सही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक जरूरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग जो है कि 150 प्रश्नों में से 30 से 40 प्रश्न इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि उनको बातें पता नहीं है, कुछ पॉइंट्स इसीलिए गलत हो जाता है उनका। ये भी आज इस क्लास में आपको बताऊंगा, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, और बताऊंगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा, कैसे सॉल्व करना है, 15 से 20 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, बुक्स भी आपको मैं बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मॉक टेस्ट कैसे देना है, इसको भी हम बताएंगे। और इसके बाद ये हमारा चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे इस क्लास में, और एक एक करके आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 120 प्लस आप सोच रहे हैं भाई आ सकता है। ठीक है, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करिए। ठीक है,
बिल्कुल आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक ये क्लास उन लोगों के लिए भी है, जो लोग अभी तक सीटेट की कुछ भी तैयारी नहीं किया। अगर ये क्लास आपको मिली है, तो बिल्कुल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, विश्वास आएगा, किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें। चलिए बताता हूँ स्ट्रेटजी अब, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बताता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, बस आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन, 10 दिन भी बचा है ना मेरे भाई, 15 दिन तब भी ये तरीका आप अपना लीजिएगा, अगर ये क्लास आपको मिल गई होगी तब, ठीक है? चलिए, यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे मैंने नोट किया है, जो भी लोग इन 3 चीजों पे काम कर लेंगे, विश्वास दिलाता हूँ सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है तब भी पास कर लेंगे, ठीक है? ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सीडीपी, मैथ और हिंदी 30 तिहाई 90 नंबर में से लगभग 15 तिहाई 45 नंबर का जो पेडागोजी पूछा जाता है पूरा क्लियर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले टैग वर्ड्स पे आपको काम करना होगा, एक कॉपी बना लीजिए टैग वर्ड्स का। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं सारे टैग वर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। डेली आपको जो है इस पे आपको 30 मिनट देना है मेरे कहने से। मैं आपको पहले टाइमिंग बता देता हूँ, समय किस पे कितना समय देना है। टैगवर्ड्स पे आपको डेली आज से अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो 30 मिनट डेली दीजिएगा। देखिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर इस क्लास को आपने देखा तो पूरा कंप्लीटली स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी, ठीक है? 30 मिनट आपको टैगवर्ड्स पे देना है, बस 30 मिनट मात्र 24 घंटे में से। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। इन दोनों में से इन दोनों में से आपको, अगर आप दोनों नहीं लगा पाते हैं तो केवल एक लगाइए मेरे कहने से, या तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए या एक मॉक टेस्ट लगाइए। अब आप कहेंगे सर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं कि मॉक टेस्ट, थोड़ा सा आप बता दें तो मैं आपको पहले प्रेफर करूंगा आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इसको लगाने में कितना समय लगेगा सर? 2.5 घंटा समय लगेगा, इतना समय आपके पास लगेगा। 2 घंटा 30 मिनट आपको समय इस पे देना होगा। सर ये क्या होता है? इसमें आपको जो है कि पेपर सॉल्व करना होगा। 2.5 घंटा यहाँ देना है, 30 मिनट आपको यहाँ देना है। कितना घंटा आपने दे दिया? 3 घंटा आपने समय इस पे दे दिया। उसके बाद मेरे कहने से 1 घंटा और आपको समय देना है। ये किस पे देना है मैं आपको अंत में बताऊंगा, ठीक है? चलिए, 3 घंटा समय दे देंगे। अगर मेरे कहने से 3 घंटा समय आप दे दिए आज से, तो श्योरली आप पास कर लेंगे। 90 नंबर ही चाहिए ना पासिंग के लिए भाई, वो तो 90 नंबर तो बहुत आसान है, आप आसानी से ला देंगे। 90 की तो बात छोड़िए, आप 100 प्लस जाएंगे, ठीक है? 100 प्लस जाएंगे अगर कुछ भी नहीं पढ़े तब भी, ठीक है? चलिए, यहाँ पे आप कहेंगे सर हाँ, जो है कि अगर आप काम करते हैं तो आप सोच रहे हैं इतना आसान काम है क्या? इतना आसान काम है नहीं। अभी आप देखेंगे, 1-2 दिन करेंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, और जो लोग कर ले जाएंगे भाई पास कर लेंगे, ठीक है? एकदम। तो चलिए सीधे बात करते हैं टैग वर्ड्स पे। टैग वर्ड्स पे आपको 30 मिनट देना है। ये टैग वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे मैं आज एक एक टैग वर्ड्स को आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर, क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, ठीक है? समझ के ही जाइएगा। एक बार समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके पेपर्स में। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले टैग वर्ड्स मैथ पे बात करते हैं कि मैथ के जो टैग वर्ड्स हैं इस पे आपके 15 नंबर, यहाँ से 15 नंबर मैं आपका पक्का कर रहा हूँ मैथ का पेडागोजी से। इसको अगर आप देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सीटेड गणित पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के पॉजिटिव टैग वर्ड्स, अगर ये टैग वर्ड्स किसी ऑप्शन में दिखते हैं वो ऑप्शन आपका सही होगा, और इसी के आधार पे आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। एक चीज और बताता हूँ, सीटेट के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा जाता है, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ा जाता है, और हमेशा सकारात्मक होकर के आंसर दिया जाता है। जो उसमें से पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ठीक है? और टैगवर्ड्स के हिसाब से आप आंसर सर्च कर लेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, तार्किक चिंतन यदि किसी ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तार्किक चिंतन को इंग्लिश में लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन होना चाहिए, ठीक है? तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए अगर आप एक गणित के टीचर हैं तो, ठीक है? अगर आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये सोचा करिए आप एक गणित के टीचर हैं, ठीक है? तो गणित के हिसाब से आप जो है बच्चों को ये बता पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, दूसरा आपका है गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन, यानी बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। फिर व्यवहारिक या दैनिक जीवन, बच्चों को जो गणित है उनके व्यवहारिक या दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा दिए और बच्चे जो है कि बाजार में मार्केट में कुछ खरीदने के लिए कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए बच्चों को जो है कि एकदम व्यवहारिक गणित पढ़ानी चाहिए और दैनिक जीवन में जोड़ने वाली गणित पढ़ानी चाहिए। देखते होंगे बच्चे कई बार क्लास में तो गणित के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, लेकिन बाहरी तरीके
से क्वेश्चन उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गणित को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो एक टैग वर्ड्स तार्किक चिंतन, दूसरा गणितीयकरण, तीसरा व्यवहारिक दैनिक या जीवन। समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज बस समझते चलिए, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा यहाँ पे। समझ और बोध, भाई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चों को रटने की बजाय उनकी अवधारणा को समझाना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए। जैसे बच्चों को आप रटा रहे हैं 2+2 4 होगा, 2+2 4 होगा, बच्चा रटे जा रहा है, पता चला 3+2 आ गया तो बता रहा है 4 होगा। गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये रटना हो गया। जब वो समझा रहेगा 3 होता है ये और ये 2 है, जब जोड़ते इसमें है, मतलब कॉन्सेप्ट उसको सिखाइए, समझाइए, ताकि जोड़ का कोई भी सवाल आ जाए तो लगा ले। ठीक है? तो अवधारणा का मतलब होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझाना, न कि रटाना। तो बच्चों के अंदर समझ और बोध विकसित करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित का मतलब मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने खुद से सीख सकें। ठीक है? इसको इंग्लिश में इनकरेज, यानी बच्चों को गणित सीखने के लिए, गणितीय गतिविधियों के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रोत्साहित करना किसी ऑप्शन में है तो आपका सही होगा यहाँ पे। विभिन्न रणनीतियां या तरीके, बच्चों को विभिन्न विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों का रुचि उसमें जागृत हो। तो ये सब टैगवर्ड्स आप देख लेंगे, तार्किक चिंतन, गणितीकरण, व्यवहारिक दैनिक जीवन, समझ और बोध, प्रोत्साहित करना, विभिन्न तरीके से रणनीति अपनाना। भाई अपने आप को ना एक फ्लेक्सिबल टीचर, एक मान करके गणित का टीचर, आप किस एंगल से सोचा करिए बच्चे को हम कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं, आप खुद सही कर लेंगे, खुद समझ में आपको आने लगेगा। ये समझ में आ गया होगा? हाँ सर, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और टैगवर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अवसर, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहिए। ठीक है? यानी ताकि बच्चा खुद से किसी चीज को खोजने और हल हल करने की, सॉल्व करने की उसको बच्चे को मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो जिस ऑप्शन में अवसर रहेगा बच्चे के लिए अवसर, ये ऑप्शन डेफिनेटली सही होगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए त्रुटियां, त्रुटियां त्रुटियां क्या होती हैं? सीखने का हिस्सा होती हैं या खिड़की मानना, यानी कि गलतियां जो होती हैं बच्चों से, जब बच्चे कुछ सीखते हैं, गणित के प्रश्न लगाते हैं, सीखते हैं, तभी तो त्रुटियां होती हैं। तो ये इनके सीखने का हिस्सा मानना चाहिए, ना कि आपको गलत समझना चाहिए कि बच्चे ने गलत कर दिया तो उसको दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। त्रुटियां बच्चों के सीखने का हिस्सा होती हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, ध्यान रखिएगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी गणितीय सोच में लचीलापन होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके पढ़ाने की शैली में, शिक्षण विधियों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ये है। आगमनात्मक विधि, आगमन विधि ये होता है। आगमन विधि का मतलब ये होता है, देखिए आ में ये है कि नहीं, ऊ है, ऊ से मतलब क्या हो जाएगा? उदाहरण। पहले बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद नियम पढ़ाना चाहिए। ठीक है? ये नहीं कि पहले नियम रटा रहे हैं, परिभाषा रटा रहे हैं, फिर उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। पहले बच्चों को उदाहरण दीजिए, फिर उसके बाद नियम पढ़ाइए। समझ में आ गया? ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। अवसर, त्रुटियां, लचीलापन, आगमन विधि, ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसके निगेटिव टैग वर्ड्स को देख लीजिए। अगर ये सब ऑप्शंस में आते हैं, तुरंत निग्लेक्ट, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है? ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कहें सर कौन सा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आपको पता रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है? यदि किसी ऑप्शन में कंठस्थ करना या रटना, बच्चे को मैंने कहा ना, आप रटा नहीं सकते किसी चीज को, बच्चे के अंदर अवधारणा की शक्ति विकसित करनी होगी तभी। तो रटना, कंठस्थ करना निगेटिव टैग वर्ड्स नहीं होगा। उच्च शिक्षा के लिए, यानी फॉर हायर एजुकेशन, केवल अगली क्लास के लिए, बच्चे को आप बस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों को रोजगार के लिए, भाई ये आप एक तरीके सोच सकते हैं सही है, लेकिन इसमें सही नहीं यहाँ पे है। तो रोजगार के लिए नहीं, फॉर एम्प्लॉयमेंट, केवल नौकरी के लिए, पाने के लिए जो है बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे चल करके बेहतर और अच्छा इंसान बन सके। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। केवल ऑप्शन नो, मात्र और ही, बहुत ही फेवरेट माइन्यूट चीज देखिएगा। अगर किसी ऑप्शन में ही आ जाता है, कोई वाक्य चल रहा होता है उसके बीच में ही दे देता है, तो ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। मात्र, केवल, निगेटिव नहीं होगा सर। कठोर अभ्यास से, बच्चे को आप केवल कठोर अभ्यास से नहीं पढ़ा सकते आप, यानी कि बिना समझे बार बार एक ही सवाल को आप समझा रहे हैं, बार बार एक ही सवाल को दे रहे हैं, तो ये कठोर अभ्यास हो जाएगा। बच्चे को इस तरह से कभी नहीं आप पढ़ा सकते। ठीक है? चलिए, कलन विधि। कलन विधि का मतलब केवल स्टेप रट करके सवाल हल करना। जैसे आपने कुछ बच्चे को क्वेश्चंस दिया और आपने, बच्चा उस क्वेश्चन को रट लिया, स्टेप बाय स्टेप रट लिया, पता चला दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, बच्चा उसी स्टेप को रटा है, लिख दिया, तो ये नहीं चलेगा, ये कलन विधि में नहीं होगी। और ग्रेडिंग के माध्यम से बच्चों को रैंकिंग देना, नंबर देना, ये सब चीजें गलत होती हैं। ये आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, आप सही करने ले जाएंगे, बस इन सब चीजों को समझ जाएंगे एक बार, तब मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। एक बार आप समझिए अपने मन से इन सब चीजों के बारे में। ठीक है? कौन सा निगेटिव चीज है, कौन सी पॉजिटिव चीज है, यहाँ पे समझ में आ गया। ये निगेटिव टैग वर्ड्स थे मैथ के।
15 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं सिर्फ इन चीजों को ध्यान पे रख करके अगर आप करते हैं तो 15 के 15 आप सही कर लेंगे पेडागोजी में। यहाँ पे देखिएगा, चलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो टीएलईएम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, और कई लोग जब इसको नहीं पढ़े रहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, एकदम इजी वे में बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, गणितीय उपकरणों के नाम, इंपॉर्टेंट टूल्स नेम है जिसके माध्यम से अगर आप एक गणित के टीचर हैं, जब बच्चों को इनके माध्यम से आप पढ़ाते हैं तो बच्चा बड़ी आसानी से प्रयोग से सीख जाता है। ये एक प्रकार के मटेरियल है, एक प्रकार के सामग्री होते हैं। जैसे पहला हमारा पास है अबेकस है, दूसरा जियो बोर्ड है, ग्राफ पेपर के माध्यम से, डाइंस ब्लैक के माध्यम से, 10 ग्राम के माध्यम से। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर ये सब होते क्या हैं, ये क्या सिखाते हैं बच्चों को? देखिएगा, अबेकस के माध्यम से, देखिए अबेकस के माध्यम से बच्चों को गिनती और स्थानीय मान, यानी कि गिनती, बच्चों को गणना सिखाना हो, गिनती सिखाना हो, या स्थानीय मान सिखाना हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड सिखाना हो, तो अबेकस का प्रयोग करिए। अबेकस एक प्रकार की सामग्री होती है, इसमें बच्चा बड़ी आसानी से सीख पाता है। एक प्रकार का टीएलएम है ये। ठीक है, समझ गए होंगे। अबेकस पूछा जाता है, अबेकस का प्रयोग किसको होता है? गिनती, गणना और स्थानीय मान। यहाँ पे दिया है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? जैसे बच्चे जब आगे जाते हैं तो उनको समझ में आता है, जियो बोर्ड का मतलब समझ रहे हैं? जी से ज से जियो बोर्ड, ज से ज्योमेट्री, ज से जियो बोर्ड, ज से ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति आकृतियां। जैसे बच्चों को 2D के शेप्स के बारे में पहचान करना है। 2D शेप्स क्या होते हैं? जैसे वृत्त हो गया, आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या है? 2D आकृतियां। अगर इनके बारे में बच्चों को सिखाना है तो आप जियो बोर्ड का प्रयोग करिए। यह एक प्रकार की सामग्री होती है, बच्चा इससे बड़ा बेहतर तरीके से रुचि पूर्वक सीखता है। समझ में आ गया जियो बोर्ड? हाँ सर, समझ में आ गया। ग्राफ पेपर सर क्या होता है? ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर दशमलव संख्याओं को समझाने के लिए। अच्छा, बच्चे को दशमलव संख्या के बारे में समझाना है तो ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में ऐसे छोटे छोटे बिंदु बने रहते हैं, आप देखे होंगे ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर याद रखिएगा किसके लिए? दशमलव संख्याओं के लिए। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग जो है जोड़, घटाव और स्थानीय मान के लिए। तो जोड़, घटाव और स्थानीय मान के लिए डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, और 10 ग्राम का प्रयोग जो है अस्थानिक समझ के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, एक बार अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आप कर ले जाएंगे, हर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए मैथ पेडागोजी के ये हो गया। अब आपका टैग वर्ड्स स्टार्ट होता है हिंदी से। मुझे पता है बहुत से लोग क्लास छोड़ करके चले जाएंगे, भाई चले जा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीजें सीखनी ही नहीं है जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इधर उधर की चीजें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये मैं जो करा रहा हूँ ना, इतना ज्यादा बेनिफिट करेगा, इतना ज्यादा। आप क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करिएगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, सिर्फ मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, आप समझे रहेंगे तभी होगा। ठीक है, चलिए चलता हूँ यहाँ पे हिंदी के टैग वर्ड्स पे। हाँ, हिंदी में देखेंगे, मैं आपको बता दूं, हिंदी का भी बता देता हूँ। हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाते हैं, पेडागोजी से पूछे जाते हैं। बाकी 15 प्रश्न में आपका गद्यांश आता है, गद्यांश आता है प्लस पद्यांश आता है। ठीक है, चलिए ये जो 15 नंबर है, ये आपके 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। 15 नंबर आपके पक्के, अगर इसको आप देख लेते हैं, जो भी 5-10 मिनट का समय हिंदी के लिए लग रहा है टैग वर्ड्स के लिए। ठीक है, पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले चलते हैं सीधे टैग वर्ड्स पे। ये रहा आपके पास हिंदी का टैग वर्ड्स। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। प्लीज आप लोग एक बार लें। हाँ, चलिए बहुत ही शानदार यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध अवसर। ठीक है, बच्चों को अब यहाँ पे देखिए, आप किसके प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं? हिंदी के ना? आप हिंदी के टीचर बन जाइए। पहले मैथ के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, आप अपने आप को मैथ का टीचर मानिए। आप सीडीपी करने जाइएगा, बाल विकास के शिक्षक अपने आप को मान लीजिएगा। आप खुद जो पेपर को देख रहे हैं, आप खुद अपने आप को शिक्षक मानिए। अब यहाँ पे आप हिंदी के टीचर हैं। ठीक है, और बच्चे के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस भी ऑप्शन में भाषा प्रयोग के विविध अवसर, जिसमें बच्चे को भाषा प्रयोग करने की बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ऑप्शन को याद रखिएगा, इस शब्द को विविध अवसर, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, किसी ऑप्शन में है तो सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सामने मैंने लिखा है, बच्चों को भाषा इस्तेमाल करने के जितने ज्यादा मौके मिलेंगे, वह उतना अच्छा सीखेगा। इसलिए बच्चों को एकदम फ्री छोड़ा जाता है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का, कोई बच्चा उत्तराखंड से आया है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई तमिलनाडु का है, चेन्नई का है, कोई महाराष्ट्र का है, तमाम प्रकार के अगर बच्चे 4-5 जगह से स्टेट से आते हैं, उनको छोड़ देंगे एक जगह, तो उनको बात करेंगे ना,
तो वहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ सीख सकते हैं, एक दूसरे से जो उनकी भाषाएँ वहाँ पे हैं, लोकल लैंग्वेज, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नहीं यहाँ पे भाई है, टैग वर्ड्स है यहाँ पे, पॉजिटिव टैग वर्ड्स चल रहे हैं यहाँ पे। समृद्ध भाषिक परिवेश यानी बच्चों के लिए भाषा सीखने के लिए बहुत ही अच्छा परिवेश, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे देखे होंगे छोटे बच्चों की क्लास में पूरी दीवार को कलर कर दिया जाता है। उसमें कुछ राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल, फिर उसके बाद गिनती टेबल्स छपे हुए रहते हैं, कुछ चित्र बने हुए रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो बाल साहित्य की पुस्तक होती है, उसमें भी चित्र दिया जाता है। तो उनको समृद्ध भाषिक परिवेश एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। उसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है भाई? इसमें समझ लीजिए कि कक्षा में जैसे चार्ट पेपर लगा होता है, टंगा रहता है, पोस्टर लगे रहते हैं, बाल साहित्य का होना होता है। इससे बच्चा बड़ा अट्रैक्टिव होता है उस चीज़ की तरफ और बड़ी ही आसानी से सीखता है। तो उनको जो है कि समृद्ध भाषिक परिवेश एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे अर्थ ग्रहण करना, यानी कई बार एग्जाम में प्रश्न आया, जब बच्चा कोई चीज पढ़ता है तो ये मत सोचा करिए बस पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए नहीं है, उस चीज का अर्थ ग्रहण करने के लिए जो वो पढ़ता है। तो यहाँ पे अर्थ ग्रहण करने का मतलब है, पढ़ने का मतलब होता है केवल उच्चारण नहीं कि बच्चा बोल रहा है उसका उच्चारण कर रहा है, बल्कि समझ कर पढ़ना होता है, उसके अर्थ को समझना होता है। तो जब पढ़ते हैं बच्चे ना तो ये जान चाहिए वो अर्थ समझने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ बोल बोल करके पढ़ने का ही मतलब नहीं होता है। तो सही ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और मिलता हुआ सहज अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पे देखिएगा बच्चों को बिना डरे अपनी बात कहना है, यानी कि बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, तो बच्चे सहज अभिव्यक्ति मतलब डरे ना। कई बार बच्चे डरते हैं, उनके अंदर क्वालिटी होती है, प्रतिभा होते हुए भी बहुत सारे बच्चे अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, सहज महसूस नहीं करते हैं। जैसे हम ही लोग कहीं पे जाते हैं तो सहज महसूस नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्स में जाते हैं तो वहां सहज नहीं महसूस कर पाते हैं, ठीक है? तो यही चीज है, बच्चों को बिल्कुल डरना नहीं है भाई, ये सहज अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मातृभाषा को सम्मान और स्वीकारता, यानी कि बच्चों की जो मातृभाषा यानी जो घर की भाषा को शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। कई बार बच्चे जब घर की से भाषा सीख के जाते हैं, पहली भाषा उनकी मातृभाषा होती है जो घर की भाषा होती है, उसके बाद जाते हैं स्कूल में तो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी हो गया और भी कोई लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो उनकी मातृभाषा को का सम्मान करना है। ये नहीं कि मातृभाषा घर से सीख के जा रहे हैं, वहां पे आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मातृभाषा को हर हाल में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक एक चीज समझते चलिए, क्लास में बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा। आज इस क्लास से आपके 60 से 70 नंबर फिक्स कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिएगा अभी भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स चल रहे हैं, ये थोड़े से बड़े आकार में हमने बना दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुभाषिकता एवं एक संसाधन, यानी देखे होंगे बच्चे बहुभाषिकता, बहुभाषिकता मतलब होता है मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं। बहु मतलब बहुभाषिकता मतलब भाषा, एक पर क्या होती है हमारी संसाधन होती है। अच्छा, बच्चे जब क्लासरूम में होते हैं, कोई बच्चा पंजाब से पढ़ने आया है, कोई यूपी से पढ़ने आया है, कोई बिहार से पढ़ने आया है, अलग अलग बच्चे पढ़ने आए हैं, तो उनकी भाषा अलग अलग होगी, तो बहुभाषिकता हो जाएगी। जब आपस में बात करते हैं नन्हे मुन्ने बालक, तो ये जो बहुभाषिकता होते हैं, मल्टी लैंग्वेज, पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, जो भी है लैंग्वेज उनकी है, तो आपस में जब बोलते हैं ना तो इसी को कहा जाता है बहुभाषिकता, और यह एक संसाधन का काम करती है बच्चों में, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा क्लास में अलग अलग भाषाओं का होना समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर आप एक शिक्षक हैं हिंदी के तो, बल्कि एक एसेट्स है, मतलब एक संपत्ति है उनकी, संसाधन है, ये समझना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुभाषिकता। हाँ सर, समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे विभिन्न संदर्भ। विभिन्न संदर्भ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भाषा को अलग अलग स्थितियों कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर सिखाना चाहिए, यानी जो भाषा होती है बच्चों को अलग अलग स्थितियों में उसको जोड़ करके जो है कि सिखाना चाहिए, एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से। तो अगर किसी ऑप्शन में विभिन्न संदर्भ दिखे और बहुभाषिकता एक संसाधन अगर ये सब दिखे, तो आपके ऑप्शंस वही सिलेक्ट कर लीजिएगा, वही आपके सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे देखेंगे अगला व्यापक कथन, यानी जिसमें खेल, कहानी, कविता और बातचीत करना शामिल हो। व्यापक कथन का मतलब होता है, आप समझिए, व्यापकता, पूरा विस्तार, ठीक है? जिसमें बच्चा खेल भी हो, कहानी भी हो, कविता भी हो और बातचीत करे, इस सब से, इन सब चीजों से बच्चा सीखता है। ऐसा थोड़ी ना खेल से नहीं सीखता। अरे भाई, खेलेगा, बच्चे खेलते हैं तो कुछ न कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे कहानी
सीखते हैं, बोलते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को तो जो हमारी भाषा है ना व्यापक कथन है, ये याद रखिएगा व्यापक होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो है पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कई बार एग्ज़ाम में आता है। कुछ लोग तो यही नहीं समझ पाते सर पोर्टफोलियो होता क्या है? समझाता हूँ, समझिए यहाँ पे। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे के क्रमिक विकास का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि हमेशा एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ, आप क्रम दर क्रम उसका आकलन करते रहिए। यानी जैसे बच्चों का टेस्ट होता है ना, जैसे आप स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में जब बच्चों का साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है, कोई चैप्टर पढ़ाया साप्ताहिक टेस्ट ले लिया, आप मंथली टेस्ट ले रहे हैं उसका बच्चे का, तो रेगुलर टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही है बच्चे की क्रमिक विकास का आकलन करने का अच्छा तरीका है। तो सिर्फ टेस्ट लेना ही पोर्टफोलियो नहीं है, बच्चे के अंदर शारीरिक कितना विकास हो रहा है, मानसिक कितना विकास हो रहा है, उसका आकलन आपको करते रहना चाहिए। उसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है, याद रखिएगा। बच्चे के अंदर क्रमिक विकास जो धीरे-धीरे विकास हो रहा है, इसी का सबसे अच्छा तरीका होता है आकलन करने का, पोर्टफोलियो उसी को कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर। अब यहाँ पे स्टार्ट है नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर ये किसी ऑप्शंस में दिखते हैं हिंदी के ऑप्शंस में, पेपर में, तो ये ऑप्शन आपके गलत होंगे, ठीक है? मैं एक बार फिर बता दूं, सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे दिया है कि व्याकरणिक नियमों पर बल। अरे भाई, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप बच्चे को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो व्याकरण वोकरण पे जोर नहीं देना है। यहाँ पे देखिए व्याकरण नियमों पे बल देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी स्तर पर व्याकरण रटाना बिल्कुल गलत है। भाई बच्चे के अंदर ना, प्राइमरी स्तर का जो बच्चा है, छोटा नन्हा मुन्ना बालक है, वो अभी सिर्फ वो अभी सिर्फ केवल भाषा बोलना सीख जाए, भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। समझ गए कि नहीं? व्याकरण कहाँ से सीखेगा अभी, ठीक है? तो व्याकरण बिल्कुल गलत होगा। किस लेवल पे? याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे बात यहाँ पे है। मानक भाषा का प्रयोग, ये मानक भाषा क्या होती है? बच्चों को केवल शुद्ध या किताबी भाषा बोलने पर मजबूर करना चाहिए। तो मानक भाषा का मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ऐसा नहीं बालक को बस आप मजबूर कर रहे हैं, बच्चों आप लोगों को केवल जो है शुद्ध और किताबी भाषा बोलना है, नहीं मजबूर कर सकते। बच्चा अपनी टूटी भाषा में जो बोलना चाहता है वो बोलेगा, ठीक है? वो बोलेगा वो। यहाँ पे आपका गलत है, मानक भाषा पे बिल्कुल आपको जोर नहीं देना है। सुंदर लिखावट या वर्तनी की शुद्धता, ठीक है? यानी कि लिखने में सामग्री कंटेंट ज्यादा जरूरी है, लिखावट नहीं है, ठीक है? यानी कि आपको सुंदर लिखावट या वर्तनी की शुद्धता पे, तो लिखने में जो सामग्री है, कंटेंट जो बच्चा लिख रहा है वो ज्यादा जरूरी है, न कि उसकी लिखावट जरूरी है कि आप उसकी लिखावट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कंठस्थ करना, भाई आंख बंद करके किसी ऑप्शन में कंठस्थ करना, रटाना, रोटेड लर्निंग, ये सब दिखे, याद करना, किसी तरीके से सर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग किसी ऑप्शन में। किसी भी चीज को रटवाना, रटवाना देखते होंगे सीबीएसई, मतलब बच्चों को कई बार शिक्षक क्या करते हैं, चीजों को रटवाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनके अवधारणा को बताने चाहिए, कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, बहुत नोट कर लीजिए। केवल, मात्र, ही, ये वाला बीच बीच में देता है, सिर्फ। अगर ये किसी विकल्प में है तो उस विकल्प को सीमित कर देते हैं, वो वाला ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, मतलब ये भी गलत है। उसके बाद त्रुटियों पर कठोरता, यानी कि बच्चों को बार बार जो है गलतियां जो है करने से रोकना। अरे भाई बच्चा अगर आप बार बार गलतियां करने से रोकेंगे तो कभी नहीं सीख पाएगा। यानी गलतियां सीखने का हिस्सा होती हैं, ठीक है? गलतियां जो होती हैं सीखने का हिस्सा होती है। बच्चा जब सीखेगा तभी तो गलतियां करेगा, और बार बार उसे रोकेंगे तो नहीं सीख पाएगा ना। तो ये जो है कि त्रुटियों पर कठोरता नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक तक सीमित, बच्चों का जो ज्ञान है केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये वाला भी है। तो ये कुछ टैग वर्ड्स थे इधर इस साइड, आप लोग इसको जान लीजिए, ये नोट किए रहिएगा, दिमाग में फीड किए रहेंगे, आंसर देते समय काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं समाप्त कर दिया। और हाँ, अब जो आपके लिए हिंदी का जो की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, गोल्डन चीज बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में हर बार कम से कम 30 प्रश्नों में 15 पेडागोजी में लगभग 3 से 4 प्रश्न सिर्फ इससे आते हैं। इससे देखिए, आपसे पूछता क्या है? भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो होता है बच्चों में, मतलब भाषा अर्जन का मतलब बच्चे भाषा जो अर्जित करते हैं, यह स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक होता है, जिसे जैसे मातृभाषा। जैसे बच्चा मातृभाषा को बड़ा ही सहज तरीके से, आसानी तरीके से जो है वो स्वाभाविक तरीके से सीख जाता है। मातृभाषा उसे सीखनी नहीं पड़ती, वो अपने परिवार, फैमिली, दोस्त, समाज से सीख जाता है वहां पे, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है बच्चों के अंदर जो भाषा अर्जन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक होती है, सहज भी होती है, और उसे अनौपचारिक, उसे पीट पीट के सिखाया थोड़ी नहीं गया रहता, अपने फैमिली बैकग्राउंड से। जैसे बच्चा पंजाब में है तो पंजाबी जरूर सीख जाएगा,
ठीक है, यूपी बिहार में है तो भोजपुरी जरूर सीख जाएगा वहां पे, ठीक है, और अवधी भी सीख सकता है। मतलब जहां वो रहेगा वो अपनी मातृभाषा से उस भाषा को सीख जाता है, उसी को भाषा अर्जन कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम, अधिगम देखिए दो चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा कंफ्यूज में आप लोग रहते हैं सीटेट में ना, ये दो चीज आपको परेशान करता है, एक अधिगम और एक होता है आपका शिक्षण। ठीक है, शिक्षण को जानते हैं क्या होता है, टीचिंग कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है पढ़ाना। अरे भाई जो आप पढ़ाते हैं ना, सीटेट ने उसी को बदल करके एक बढ़िया नाम रख दिया, शिक्षण कर रहे हैं आप। शिक्षण मतलब पढ़ा रहे हैं। और बच्चे जब सीखते हैं ना, तो उसी को लर्निंग कहा जाता है, या इसी को सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीखना। और सीटेट की भाषा में अधिगम कहा जाता है। बस कुछ है नहीं, शिक्षण अधिगम बस यही खेला है। और बस आप अगर समझ गए पास कर लेंगे मेरे भाई, कुछ है नहीं। और उन लोगों से पूछिए ना जो लोग एक बार इसको समझ गए हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे भाषा अधिगम क्या होती है, जिसे कहते हैं लर्निंग। मैंने कहा ना अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। यह प्रयासपूर्ण और औपचारिक होता है, जैसे स्कूल में दूसरी भाषा सीखना। ठीक है, यानी कि जो भाषा अधिगम होता है, जो भाषा को सीखना, भाषा अधिगम मतलब भाषा का सीखना, ये प्रयासपूर्ण होता है। सही बात है, जब नन्हा मुन्ना बालक घर से पहली बार स्कूल जाता है तो क्या करता है, प्रयास करता है और औपचारिक तरीके से जो है उस भाषा को सीखता है। जैसे स्कूल में दूसरी भाषा हिंदी सीख लेगा, पंजाबी सीख लेगा, उर्दू सीख लेगा, संस्कृत सीख लेगा, तो इस भाषा के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो मातृभाषा होती है बच्चे की, वो भाषा अर्जन होती है, मतलब वो जन्मजात से भाषा सीख जाता है बच्चा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे भाषा कौशल से प्रश्न पूछता है। यहाँ पे देखिए भाषा अधिगम समझ में आ गया होगा, भाषा अर्जन समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे देखिए भाषा कौशल से प्रश्न पूछता है। देखिए भाषा जो कौशल होते हैं वो चार होते हैं आपके पास, ध्यान से समझ लीजिए। भाषा कौशल आपके पास चार होते हैं। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले काम क्या है, सुनना। कान दिया गया है सुनने के लिए, तो सबसे पहला जो भाषा कौशल है आपका सुनना। जब आप सुनते हैं तो बोलते हैं। दूसरा कौशल आपके पास है बोलना। जब बोलना सीख जाते हैं तो पढ़ना सीखते हैं। जब वही बात होती है ना, जब बच्चा पहले नन्हा मुन्ना बालक होता है तो पहले सेंसेस के माध्यम से लोगों की बातों को सुनता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 महीने साल भर का हो जाता है, तो जब बोलने लगता है, ठीक है, क्या करने लगता है, बोलने लगता है। और फिर जब बोलने लगता है थोड़ा सा और बड़ा होता है तो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। जब पढ़ना सीख जाता है तो लिखना भी सीख जाता है। ये चार कौशल होते हैं, याद रखिएगा भाषा कौशल के चार कौशल LSRW होते हैं। LSRW, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग लिखना, और राइटिंग पढ़ना। चलिए यहाँ पे जो है कि ये जो इसके बारे में जान लीजिए, ये जो चारों कौशल होते हैं ये अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल सही है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना पहले सुन लिया बच्चा तो लिखना स्टार्ट कर देगा, नहीं भाई, पहले सुनना बच्चे में, छोटे बच्चों में होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये चारों चीज आपस में इंटरेक्टेड होती, अंतर संबंधित होती हैं। चमस्की जो है इनके बारे में क्या है, चमस्की महोदय के बारे में आप जानते रहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, किसी को भाषा सिखाने की बच्चों को जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो है कि भाषा जन्म से ही बच्चे सीख कर आते हैं। ठीक है, इन्होंने चामस्की महोदय को याद रखिएगा, इनसे कई बार एग्जाम में हिंदी में प्रश्न पूछा गया। तो ये हिंदी के मैंने आपको 15 प्रश्न पेडागोजी के बताए। अगर इसके आधार पे आप प्रश्न करते हैं तो सभी प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। 15 मैथ के, 15 हिंदी के हो गए। आगे चलते हैं, सीडीपी पे बात करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी है भाई, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बाल विकास में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 15-15 का सेगमेंट होता है। कहेंगे सर क्या इसमें तो पूरा 30 का 30 पेडागोजी आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन 15 प्रश्न इसमें प्योर पेडागोजी आती है। ठीक है, 15 प्रश्न, तो यहाँ से आपके 30 नंबर आपके पक्के होंगे। कितने नंबर आपके पक्के होंगे, 30 नंबर पक्के हो सकते हैं, सिर्फ अगर इसको टैगवर्ड्स को आप देखते हैं तो। ठीक है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चले, हाँ सर चलिए जल्दी से। तो हिंदी हमने करा दिया आपको, और क्या कराया भाई, मैथ करा दिया। अब चलते हैं बाल विकास पे। ये रहा आपके पास, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और अंत में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कुछ जरूरी बातें जिससे लोगों के मार्क्स 30 से 40 नंबर कम होते हैं। अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं भाई। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, किसके, यहाँ पे मैथ पेडागोजी नहीं होनी चाहिए भाई। ये आपका क्या है, एक मिनट एक मिनट, बाल विकास चल रहा है ना। यहाँ पे भी हो गया था क्या, हाँ यहाँ पे जो है आपका मैथ पेडागोजी नहीं है, ये आपकी हिंदी का है। ठीक है,
एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदी है, हिंदी पेडागोजी यहाँ पे छप गया है, मैथ का ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम, एक मिनट भाई, सेम चीज यहाँ पे भी है, ये मैथ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको आप लोग समझिएगा। बाल विकास पेडागोजी हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास होता है। जिस भी ऑप्शन में अगर बच्चे की, बालक के, नन्हे मुन्ने बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी तो वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चे का उसमें मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, बच्चे के सामाजिक के सभी पक्षों का विकास होगा, तो उसी को कहा जाता है सर्वांगीण विकास। बच्चे का टोटली डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। दूसरा जो टैग वर्ड से पॉजिटिव जो है बाल विकास का, सक्रिय सहभागिता, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चा क्लास में एक्टिव होकर सीखे। यानी हमेशा आपको उस ऑप्शन को फेवर करना है, पसंद करना है, सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय रहेगा, जिस ऑप्शन में बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, कुछ न कुछ करके चीजें सीखेगा। तो सक्रिय सहभागिता ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अगर आप एक सीडीपी बाल विकास के शिक्षक हैं तो हमेशा आपको समावेशी शिक्षा का पालन करना है, यानी कुछ ऐसा कभी नहीं करना है जो बच्चों के फेवर में ना हो, यानी हमेशा आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, यानी समावेशी शिक्षा का पालन करना आपको है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों को एक साथ। ये नहीं कि आप टेस्ट लिए तो कुछ बच्चों को अलग कर दिए, कुछ बच्चों को इधर ग्रुप बनाकर बैठाए, कुछ बच्चों का नंबर के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर आप अलग करें, नहीं कर सकते भाई, सभी बच्चे आपके लिए समान है, हमेशा आपको समावेशी शिक्षा का पालन करना होगा। अगला यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण, यानी आपको बच्चों को पढ़ाते समय एक ऐसे वातावरण की संरचना करनी है जो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक हो, यानी क्लास में बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी होना चाहिए। कई बार बच्चे जो है डरते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, शर्माते हैं, उनको प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेस्ट है, इसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सब चीजें सिर्फ रटने से नहीं, समझना पड़ेगा, इसके अनुकूल, मतलब सॉरी, इसके अनुसार आपको जो है कि आंसर देने हैं, समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला है यहाँ पे कि विविधता का उत्सव या सम्मान, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि कोई बच्चा, आप पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, तो आप अलग अलग जगह के बच्चे अगर हैं क्लास में, विविध पृष्ठभूमि से, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो सभी बच्चों को आपको स्वीकार करना है, सभी बच्चों को सम्मान देना है, कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है। ये एक शिक्षक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें बालक के हित की बात किया जाए, बालक के फेवर की बात किया जाए, जिसमें बालक सक्रिय हो, जिसमें बालक कुछ करके सीख रहा हो, जिसमें बालक एक्टिव हो। ठीक है, हमेशा उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, बालक को गलत नहीं करना है। बालक अगर क्लास में फेल हो रहा है तो शिक्षक की गलती है, स्कूल की गलती है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, बालक का कोई गलती वहां पे नहीं है। चलिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, यहाँ पे देखेंगे सहयोगात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में पीयर लर्निंग या ग्रुप वर्क कहा जाता है। यानी बच्चों को, इसका मतलब क्या होता है समझ लें, बच्चों को आपस में मिलकर सीखना। जैसे वाइगोस्की का विचार है कि वो कहते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम का ध्यान देना चाहिए जो है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, यानी बच्चों को एक ग्रुप में करके सिखाना चाहिए। चलिए अगला टैग वर्ड से प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को हमेशा जिज्ञासा और प्रयासों को लिए बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चे अपने लिए बेहतर क्या कर सके, बच्चे हमेशा मोटिवेट रहे सीखने के लिए, तो हमेशा प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे खोजबीन या अन्वेषण, यानी कि बच्चा खुद से ज्ञान की खोज करे। आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनानी चाहिए जैसे बच्चे खुद से अपना ज्ञान की क्या कर ले, खोज कर ले। तो खोजबीन और अन्वेषण किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सही है। ये सभी ऑप्शंस आपको देख लेने हैं, किसी ऑप्शन में रहेंगे जरूर टिक करेंगे, आपका ऑप्शन सही हो सकता है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया, बच्चा जब सीखता है तो ये जो गलतियां होती है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। उसके बाद संसाधन, मैंने आपको बताया कि मातृभाषा या बच्चे के पूर्व ज्ञान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधन यानी जो बहुभाषिकता होती है वो एक संसाधन की काम करती है, यानी बच्चा मातृभाषा घर से सीख करके आया है तो वो उसके लिए आप एक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसको जोड़ करके जो आप भाषा बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्लास में, उसको जोड़ करके सिखाइए, ये एक संसाधन का काम करती है जो उसकी मातृभाषा है। तो ये कुछ चीजें थी, समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और यहाँ पे मैथ नहीं रहेगा, बार बार मैथ क्यों आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेवलिंग नेगेटिव है, ऑप्शन में दिखेगा, कट कर दीजिएगा। बच्चों को मंद बुद्धि या होशियार का टैग देना,
या भाई लेवलिंग करना। लेवलिंग मतलब बराबर करना, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चों को मंद बुद्धि या होशियार का टैग करना, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते किसी तरीके से। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अलगाव या पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, जो तेज बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे उनको अलग बैठाना, अलगाव आप नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, ये देखिए कई बार एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं कई पेपर्स करा रहा था शाम को 9:15 पे लाइव होकर के, तो मैंने देखा कि किसी ऑप्शन में मानकीकृत परीक्षण, हर ऑप्शन में कई नहीं कि 3-4 प्रश्न में दिया था। तो मानकीकृत परीक्षण का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा कठिन टेस्ट लेना, यह बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अपमान है। सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा टेस्ट लेना, ये मानकीकृत परीक्षण होता है, ये गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का मतलब सभी बच्चों के जैसे एक ही जैसा टेस्ट लेना, ये गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, रटना कंठस्थ करना, आप जानते हैं ये किसी भी तरीके से नहीं होगा। बच्चों को रोटेट लर्निंग, याद कराने पर जोर नहीं देना चाहिए, ये नहीं होगा। व्याख्यान विधि, बच्चों को जो है कि लेक्चर मेथड से नहीं, केवल टीचर का बोलना, बच्चों का चुपचाप सुनना, ये गलत है कि आप लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, व्याख्यान दिए जा रहे हैं, व्याख्या करते जा रहे हैं, बच्चा चुपचाप एकदम जो है सुनता जा रहा है, गलत है भाई। ठीक है, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, यहाँ पे ये व्याख्यान विधि किसी तरीके से नहीं चलेगी। पुरस्कार, बच्चों को दंड का लालच देना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। केवल इनाम या डर के लिए बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं है। जैसे बच्चा, होता क्या है ना, ये चीजें अप्लाई होती है, मैं देखता हूँ, होता क्या है कि जैसे बच्चा कोई हाईएस्ट स्कोर आया तो उसको पुरस्कार या दंड दिया जाता है। कभी ये चीज सोचे होंगे, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब वो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, तो उनको पुरस्कार या दंड दिया जाता है। तो इसलिए शिक्षक करते हैं ताकि और भी बच्चे प्रेरित हों। ये तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, लेकिन नेगेटिव उसका क्या है? देखिए कि जो बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, वो नकारात्मक फील करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लास में अवार्ड, हमारे हिसाब से सबको अवार्ड देना चाहिए। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा है उसको दीजिए ही, लेकिन और भी बच्चों को कुछ छोटा मोटा अवार्ड आप जरूर दीजिए, ताकि उनके मन में निगेटिव भावना ना आए। ठीक है, जैसे एक एक पेन ही दे दीजिए सभी बच्चों को, तो ये सबसे बेस्ट होता है। खैर उसको छोड़िए, बच्चों को पुरस्कार के माध्यम से दंड का लालच देकर के, ये सब गलत बातें हैं। यहाँ पे तुलना करना, कई बार बच्चों से तुलना लोग करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, सबकी मानसिक शारीरिक क्षमता, सबका विकास भाई अलग अलग तरीके से होता है। तुलना करने से सोचते हैं हमारा बच्चा बेस्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, कई बार हो भी जाता, मैं नहीं करूंगा कि मैं अपना पक्ष बस रख रहा हूँ। तुलना कंपेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे हमको चाहे आपको, जितना ईश्वर ने हमें दिया है उतना बेस्ट मान करके पढ़ना चाहिए। जो जितना मेहनत करता है भाई, उसको उतना मिलता है। ठीक है, तो अपने कर्म पे विश्वास किया जाता है, आगे बढ़ती है। ये तुलना करना बच्चों का एक दूसरे से, एक गलत बात है। कौन बच्चा तेज है, कौन कमजोर है, यहाँ पे बच्चों के बीच आपस में तुलना करना। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जहाँ शिक्षक की सर्व सर्वा है, नहीं भाई। बालक को सर्व सर्वा मानना है, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, केवल मात्र ही, बार बार आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित निगेटिव ऑप्शन है, बाल केंद्रित, ठीक है, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। बालक को ही सर्वे सर्वा आपको मानना है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। अब आपको बताता हूँ 4 से 5 नंबर, 30 नंबर में सिर्फ इनसे पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन टैग वर्ड्स पे आप लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं ऑन बेसिस देखा जाए तो। चलिए पहले जान जाते हैं मनोवैज्ञानिक के मुख्य टैग वर्ड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है। यहाँ पे जैसे जीन पियाजे हैं, यहाँ पे समायोजन, यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ पे जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं और यहाँ पे कोहलबर्ग हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे, इन्होंने इनका टैग वर्ड्स एकदम याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए आप लोग जो है। ठीक है, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, ठीक है, समायोजन, एकोमोडेशन, स्कीमा, सक्रिय अन्वेषक, ये किसके टैग वर्ड्स हैं? जीन पियाजे के हैं। जीन पियाजो ने कहा आत्मसातीकरण की इन्होंने बात किया, यहाँ पे समायोजन की बात किया, स्कीमा की बात किया और सक्रिय अन्वेषक की बात किया। तो ये पहला टैग वर्ड इनका यहाँ पे, दूसरा टैग वर्ड्स है, और यहाँ पे ये इनका स्कीमा की बात किया, तीसरा टैग वर्ड्स, और ये चौथा टैग वर्ड्स। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे देखिए स कितने हैं, यहाँ पे एक स, यहाँ पे दो स और यहाँ पे आधा स। तो स से सक्रिय अन्वेषक, स से समायोजन और स से ही स्कीमा, और यहाँ पे आत्मसातीकरण, चार टैग वर्ड्स आपको जो है जीन पियाजे से याद कर ली। किसी ऑप्शन में जीन पियाजे की बात करेगा, किसी क्वेश्चन में अगर ये सब ऑप्शन में तुरंत टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाइगोस्की की बात कर लेते हैं। ये वाइगोस्की जो है इनके बारे में, तो इनसे मैं आपको बता दूं, एससीएल पहले तो याद कर लीजिए। एससीएल, एस मतलब क्या होता है भाई? सोशल होता है। सी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे कल्चर होता है। और एल मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज होता है। एल मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज होता है। ठीक है, यानी सोशल से मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामाजिक हो जाएगा। इन्होंने बात किया
कल्चर का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक होता है, और यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। तो चलिए अब यहीं पे देख लेते हैं। देखिए समाज हो गया, मैंने कहा ना सामाजिक मतलब समाज की बात की उन्होंने, संस्कृति दूसरा हो गया, भाषा तीसरा। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा किससे याद हुआ है, एचसीएल से याद आपका हो गया, समाज संस्कृति भाषा। ठीक है, एचसीएल इनके लिए आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, जेपीडी की बात की इन्होंने, पहाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग सहयोग। ठीक है, ठीक है, इनसे देखिए कितने टैग वर्ड्स है, मैं बता दूं भाई ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे सिर्फ इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 प्रश्न 30 में आप सही करेंगे। मैं कह रहा हूँ 30 में आपसे 5 से 6 प्रश्न आप सही करने वाले हैं। देखिए इधर वाइगोस्की के लिए समाज संस्कृति रट लीजिए ना, नहीं समझ में आता याद कर लीजिए भाई, समाज संस्कृति भाषा जेडपीडी, और उसके बाद पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग और सहयोग। ठीक है, पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग और सहयोग। तो इनके लिए 1 2 3 और ये आपके चौथा, ये आपका यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे छठवां, इनके 6 टैग वर्ड्स आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, किसी ऑप्शन में सही कर लेंगे। ये सीएल तो आपको बता दिए 3। कोहल वर्ग को देख लेते हैं, कोहल वर्ग के टैग वर्ड्स को देख लेते हैं। कोहल वर्ग, नैतिक तर्कड़ा इन्होंने बात किया, नैतिक तर्कड़ा की, और सही और गलत का निर्णय, ये 2 चीजें इनसे बात याद रखिएगा। नैतिक तर्कड़ा मोरल रीजनिंग की बात इन्होंने की, और सही गलत का निर्णय, ये 2 चीजें कोहल वर्ग से रिलेट करके याद कर लीजिए। ठीक है, जीन पियाजो को देख लिए, वाइगोस्की को देख लिए, और ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाएंगे भाई, बेहतर रहेगा, एक बार लिख लेंगे और इसके आधार पे आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्न सही होंगे। ठीक है, चलिए सही है, हाँ बढ़िया है, आगे चले। हाँ सर चलिए, अब जो जरूरी बात है वो करनी हमें है आपसे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे 120 नंबर लाने की जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता था वो यही है कि 150 प्रश्न सीडेड के पूछे जाते हैं, उसमें से 20 से 30 प्रश्न लोगों को क्यों गलत होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये चीजें आपके भी साथ हो सकती हैं, ठीक है, उसका ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलिए। देखिए एक जरूरी बात यह है कि बच्चा सर्वोपरि है, द चाइल्ड इज गॉड, यानी कि अब आपको बताता हूँ, एकदम मूल मंत्र बताता हूँ आपको। ठीक है, सीटेट पास करने का 150 के 150 प्रश्न में ये चीजें आपकी अप्लाई होंगी। देखिए मेरे कहने से आप प्रश्न को जो सीटेट के है अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शंस को चारों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसमें टैग वर्ड्स अप्लाई करिएगा, टैग वर्ड्स के हिसाब से अगर आपका प्रश्न सेट होगा तो सही कर लीजिएगा। दूसरी चीज, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है, अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा है तो आंसर आपको पॉजिटिव सिलेक्ट करना है। लेकिन 150 प्रश्नों में मैं आपको बता दूं सारे सेगमेंट को मिला करके, चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लीजिए चाहे पेपर सेकंड की, 150 प्रश्नों में आपके लगभग 30 प्रश्न आपके निगेटिव पूछे जाते हैं, 30 से 35 या 40 ले सकते हैं, 30 तो हो सकते हैं। और अगर प्रश्न निगेटिव पूछा है तो उसके ऑप्शंस भी आपको निगेटिव देना है, और जो आपकी प्रश्न 120-25 जो आपके पॉजिटिव पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको पॉजिटिव देना है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि प्रश्न नेगेटिव है, उसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जब आप सीटेट के प्रश्नों का आंसर दीजिए तो हमेशा बालक को सर्वोपरि मानना है, बालक के हित में, बालक के फेवर में, बालक को सक्रिय मान करके, यानी बालक के सर्वोपरि उस हिसाब से आंसर दीजिएगा, आपके सभी प्रश्न सही होने लगेंगे। और आंसर देते समय हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा। अगर किसी ऑप्शन के ट्रैप में आप फंसते हैं चारों ऑप्शंस में से, तो उस आंसर को सिलेक्ट करिएगा जो आपको सकारात्मक लगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। हमेशा एक लॉजिकल आंसर। दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, पेडागोजी पर 60% ध्यान दे। मैंने कहा ना पेडागोजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 75 से 80 प्रश्न आपके पेडागोजी के आएंगे, सारे सेगमेंट को मिला दिया जाए, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में भाई। ठीक है, 60%, 150 प्रश्नों में लगभग 60% का मतलब है 75 से 80 प्रश्न आपके पेडागोजी। तो पेडागोजी को आपको विशेष ध्यान देना है, बिना इसके सीटेट एग्जाम पास नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता अगर इसकी समझ विकसित नहीं है तो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, टैग वर्ड्स का स्मार्ट उपयोग, एलिमिनेशन मेथड। टैग वर्ड्स का जो स्मार्ट उपयोग करना सीख गया वो भाई ना हर प्रश्न सही कर लेगा। लगभग टैग वर्ड्स पे 50 से 60 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा मेन वर्ड है इसका। ठीक है, वो कब होगा,
धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। रोज़ टैग वर्ड्स के लिए मैंने 30 मिनट बताया, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद पिछले 5 वर्षों के पेपर यानी पीवाईक्यू हल करें। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन भी बचा हुआ है, तब भी इसको करके जाइए। भाई पास कर लेंगे, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी। तो इस पे भी आपको काम करना है। ये कहाँ से करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। समय प्रबंधन और भाषा का चुनाव। कई लोग भाषा के चुनाव में सिलेक्शन ट्रैप में फँसते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन-सी भाषा हम लिए थे, कौन-सी करनी है। और कई लोग समय बहुत लोगों को मैंने देखा है 80% लोग जो है कि समय में फँस जाते हैं। पूरा 150 के 150 प्रश्न करेंगे, लेकिन रंगने की बारी आती है तो 10 मिनट बचा के रखते हैं, 15 मिनट। अरे भाई सारा खेल बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या मतलब है? पेपर में सब टिक करके रखे हैं, आप 10 मिनट के लिए रंगने के लिए रख रहे हैं। 150 प्रश्न रंगेंगे, 3 4 5 गलत रंगने में कर देते हैं, सही से रंगते भी नहीं है, जल्दबाजी में आप सब सारी चीज़ें गलत कर देते हैं वहाँ पे हैं, ठीक है? तो क्यों ऐसा आप करेंगे? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको 150 मिनट मिलते हैं और 150 प्रश्न आपको मिलते हैं। आपको एक काम करना है कि आप हर सेक्शन को एक-एक सेक्शन को उठाइए, उसको करते जाइए 30-30 प्रश्न को और कलर करते जाइए। ये मैंने भी अपनाया था, जितनी बार मैंने सीटेट की परीक्षाएँ दी, उतनी बार मैंने अपनाया था। हर बार मैं समय को मैनेज कर लिया था मैंने, ठीक है? यहाँ पे। तो आप लोगों को 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को जैसे सीडीपी आपने किया बाल विकास पेपर पे टिक कर लीजिए कौन-कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद अपना ओएमआर उठाइए उसमें रंग लीजिए, ठीक है? ये नहीं ना डर रहेगा, आप कहेंगे नहीं सर हम बाद में करेंगे। अरे भाई बाद में नहीं हो पाता है, चाहे आप 2-2 सेगमेंट कर लीजिए, पहले सीडीपी मैथ कर लीजिए, 60 प्रश्न फिर कलर कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे, आपका ओएमआर भी हो जाएगा, नहीं तो जल्दबाजी में ये भाई एक आप देखिए कितना कष्ट होता है जिसका 90 नंबर पासिंग मार्क है 89 पे रह जाता है, 82 नंबर पासिंग मार्क है वो भी एससी-एसटी का 81 पे रह जाता है, तो कष्ट होता है भाई ये। तो ऐसी क्यों गलती कर रहे हैं रंगने के लिए? मुझसे खुद गलती हो गई थी 1-2, तो उन सब चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बोनस टिप आपको और बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बोनस टिप आपको जाननी है। परीक्षा के दौरान प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये कोई नहीं मेरे भाई बताएगा, परीक्षा के दौरान मत पढ़िए मेरे भाई। पहले से ही पढ़िए, परीक्षा में तो पढ़िएगा ही, परीक्षा में कब पढ़ पाएँगे ध्यान से? जब पहले से अभ्यास किए रहेंगे तब ना। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आज से इस क्लास को देखने के बाद, आप जब भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाएँगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाना है, बहुत ध्यान से आप पढ़िए। भाई जो प्रश्न आपके गलत भी हो रहे होंगे ना, जो प्रश्न आपको नहीं भी आ रहे होंगे ना, वो प्रश्न भी आपके सही होने लगेंगे। केवल 1 हफ्ता तो करके दीजिए। देखिए, यहाँ पे एक से चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे हाँ, अगर जैसे प्रश्न में यहाँ पे देखिए दिया गया है अगर प्रश्न में नहीं नॉट या की सिवाय लिखा है तो देखिए कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपके नहीं लिखा होगा मैंने कहा ना 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न ऐसे होंगे 25-30 जिसमें नहीं लिखा रहता है या के सिवाय लिखा रहता है उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग अब तो उसको बोल्ड करके भी देता है ठीक है यहाँ पे ऐसे बोल्ड करके दे देगा नहीं लिखा रहेगा तो और प्रश्न चूंकि नहीं लगा है या के सिवा लगा है तो नेगेटिव है तो ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा तो उत्तर बदल जाएगा कब जब नहीं या ये सब लिखा रहेगा तो ऐसे शब्दों को पेन से अंडरलाइन कर ले कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ पेन से अंडरलाइन कर लीजिए क्यों भाई पेपर आपका है आप अंडरलाइन कर लीजिए हल्के हाथ से देख लीजिए उसको समझने के लिए ठीक है चलिए तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बता दिया ध्यान रखिएगा आप लोग ये समय प्रबंधन भी ध्यान रखना है ये आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं ठीक है यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में नहीं या नाट शब्दों को ना देखना जो सबसे बड़ी गलतियां कुछ लोग करते हैं ये सब माइन्यूट मिस्टेक है प्रश्न में नाट को नहीं देखते हैं नहीं को और किसी एक कठिन प्रश्न पर अटक जाना ये भी नहीं आपको करना है कि ये कब संभव होगा जब आप डेली आज से अभ्यास करेंगे मेरी इस क्लास को देख पा रहे हैं आप जब आज आप देख करके जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ना होगा आप एक एक प्रश्न पे अटके रहते हैं अरे यार नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं पॉजिटिव रहिए नहीं आ रहा आएगा क्यों नहीं कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है हमारे साथ भी होता है पहली बार में प्रश्न समझ में नहीं आता है जब दूसरी बार उस प्रश्न पे वापस आते हैं तो आ जाता है तो क्यों परेशान होना है क्यों घबराना है घबराना नहीं है मेरे भाई ठीक है चलिए यहाँ एक प्रश्न पे अटकिएगा मत आप लोग अपना समय वेस्ट मत करिएगा नहीं आ रहा है छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा ओएमआर या ऑनलाइन सबमिट में देरी तो चूंकि आपका परीक्षा ऑफलाइन है तो ओएमआर जो है सबमिट करने में भी आप देरी करते हैं मतलब उसको भरने उरने में भी तो ध्यान से बढ़िएगा केयरफुली ओएमआर की कैसे भरना है मैंने क्लास में बताया आपको है ठीक है ये सब सारी चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ आपका डेली रूटीन रोजाना अब क्या होगा
जो आपके पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और आपके पास बचे हुए हैं। इसमें 25 दिन जो भी है आपके पास समय बचा हुआ, आप क्या करेंगे इस तरह? ठीक है? अब आपको मूल चीज़ बता रहा हूँ। 30 मिनट मैंने आपसे माँगा था टैग वर्ड्स के लिए। टैग वर्ड्स आप नोट कर लिए होंगे। क्लास को रोक करके सभी टैग वर्ड्स नोट कर लीजिए। डेली 30 मिनट आप रिवीजन करिए, उन टैग वर्ड्स पे काम करिए, समझिए। आपके 50 से 60-70 प्रश्न आपके वहाँ से सही हो जाएँगे, ठीक है? और ढाई घंटा मैं और आपसे माँग रहा हूँ, ढाई घंटा, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए। अब बात कर लेता हूँ पेपर फर्स्ट वालों के लिए इधर, और इधर हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड के लिए कितना समय मैं माँग रहा हूँ आपसे? ढाई घंटा। इतना समय आप दे सकते हैं। देखिए, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल कोई भी आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद भी आप पढ़ते हैं, फिर भी मेरे भाई 3 घंटा अपने लाइफ में तो दे ही सकते हैं पढ़ने के लिए। दे सकते हैं कि नहीं? एकदम ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। इधर-उधर की चीज़ें पढ़ना बंद करिए। आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, लोगों की क्लासेस पढ़ें, चाहे मेरी ही क्लास आप पढ़ें, तो अब आपके पास समय नहीं है। मैंने अपने हर क्लास में आपको बताता हूँ कि 2 से 3 घंटा समय अपने आप को दीजिए। किसी को मत दीजिए, मुझे भी मत दीजिए और भी किसी शिक्षक को मत दीजिए। 3 घंटा आपका अपना होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, और मैंने ये किया था भाई, तब मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, मैंने सीटेट एग्ज़ाम इसी के आधार पे पास किया था। 20 से 25 दिनों में यही एकमात्र तरीका है सीटेट एग्ज़ाम पास करने का, और कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर सोच रहे होंगे कि हम सबकी क्लास दिन भर देखते रहते हैं, देखते रह जाएँगे, उससे हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। पेपर आपको देना है, मैं बार-बार कहता हूँ, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, आप अपने आप को मैनेज करेंगे, पेन आपको चलाना है, प्रश्न आपको पढ़ना है, वहाँ तो शिक्षक तो पढ़ाएगा नहीं, बस देख लिए, बस आंसर टिक हो जाएगा। तो सिर्फ़ इस तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें होने वाली है नहीं, ठीक है? बाकी क्लासेस तो चल ही रही हैं। ठीक है? चलिए, तो आपको करना क्या है, चाहे पेपर फर्स्ट में है, चाहे पेपर सेकंड वाले हैं। आप लोग जो है 2011 से लेकर के 2024 तक, मैं तो कह रहा हूँ आप 2015 से उठाइए। 2015 से लेकर के 2024 तक लगभग आपको अगर देखा जाए 15 दिन बचा है तो 15 सेट आप करिए, 10 दिन बचा है तो 10 सेट करके जाइए, 20 दिन बचा है तो आप 20 सेट करके जाइए। मिनिमम 10 दिन की आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 15 दिन का समय और बचा है या 10 दिन का बचा है, तो 15 पेपर तो करेंगे, और 15 पेपर आप जो है 150 प्रश्नों का करना है। करना क्या है, मैं आपको बता दूँ, आप बुक ले लीजिए। कहेंगे सर बुक कौन सी लेनी है? मैं आपको बता दूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है कहीं से, तो ले लीजिए। आपके नियर बाय कोई दुकान है, शॉप है, तो यूथ पब्लिकेशन, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ वो अच्छी किताब है। बाकी किरण पब्लिकेशन है, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है? मैंने यूथ से प्रैक्टिस सेट किया था, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया था, मैं लगा करके गया था। तो यूथ पब्लिकेशन आप ले लीजिए, नहीं मिल रही है तो मैं अपनी लिंक में यहाँ पे दे दूँगा। पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की, बस एक बुक आपको परचेज़ करनी है। आप अगर नियर बाय आपके पास कोई दुकान है, आप चले जाइए, वो बेस्ट पड़ेगा आपके पास। शॉप है जो है, तो वहाँ से आप जो है यूथ पब्लिकेशन का आप कहिएगा हमको प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, ठीक है? तो 2011 से लेकर के 2024 तक दिया रहेगा। तो जो लोग पीआरटी के लिए हैं, वो लोग ले लें। जो लोग जूनियर के लिए हैं, अगर उनका गणित वर्ग है, तो उसपे लिखा रहेगा गणित वर्ग। सामाजिक है, तो सामाजिक के लिए ले लीजिए, देख करके ले लीजिएगा एक बुक। यही सबसे अच्छा है, और उसी बुक को आप जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व करके जाइए, तैयार करके जाइए। कोशिश करिए 2 बार खत्म कर दें, एक बार तो खत्म ही कर दें हम जो है, ठीक है? तो आप लेकर के आइए घर पे उसको, नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा इसको लिंक, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा आपको। और नियर बाय अगर मार्केट है, सहज मिल रहा है, तो वो बेस्ट आपके पास है, ठीक है? तो ढाई घंटे का पहला उसमें पेपर उठाइए जैसे 2015 का, और ढाई घंटे का टाइम लगाइए और एक रफ कॉपी ले लीजिए। पहला प्रश्न पढ़िए उसमें, पहले का डी सही है, इस पे लिखिए। दूसरे का कौन सही है? सी सही है, लिख लीजिए। तीसरा नहीं आ रहा है, सर्कल कर लीजिए। उस पेपर में भी तीसरा नहीं आ रहा है, उसको सर्कल कर लीजिए। इस तरह 150 प्रश्नों को ढाई घंटे का समय निकाल करके कहीं मत जाइए, उठिए ही मत, जब तक ढाई घंटे का आप पेपर ही मत दे दीजिए। ठीक है? दे करके फिर अपना मिलाइए, मेरा कितना सही हुआ। आंसर शीट दिया होगा पीछे, आप मिला लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी रियल अपना आकलन कर पाएँगे कि आपके 150 में से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपके 50, 60, 70, 80, 100, 120 आ रहे हैं, अगर कम भी आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ता में बढ़ जाएगा। अगर 60-70 भी आ रहा है ना, 1 हफ्ता में बढ़ जाएगा। केवल मेरे कहने से ढाई घंटा बैठ कर के डेली आप लगाइए आप। समय लगा लीजिए, और जो है चीटिंग मत करिएगा कि पीछे से देख-देख के कर रहे हैं, नहीं। समय दीजिएगा, दिमाग अपना लगाइएगा, प्रश्न पढ़िएगा, नहीं भी आ रहा है ज़बरदस्ती प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा, सब कर लेंगे मेरे भाई। सबसे अच्छी तरीका बता रहा हूँ, अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है?
चलिए, तो ये चीज़ें आपके हैं और हाँ, एक ओएमआर वाली मैंने वीडियो बनाई है, ओएमआर वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें गलती मत करिएगा। पेपर 2 वालों के लिए भी मैं कहूँगा आपको यही बुक ले लीजिएगा, सेम यही तरीका अपनाना आपको है, एक प्रश्न से पढ़ना है, इसमें कॉपी में लिखते जाना है, फिर अंत में मिला लेना मेरा कितना सही हुआ है, ठीक है? अगर आप कहेंगे सर बहुत सारे प्रश्न हमको नहीं आते हैं पहली बार में पढ़ने में, तो जैसे पहला प्रश्न आपने पढ़ा आ रहा है, तो पहले का डी आपने ले लिया, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो उस जो पेपर रहेगा जो बुक रहेगी सॉरी जो बुक रहेगी वहाँ पे तीसरे का गोला कर लीजिएगा। यही काम पेपर में भी कर लीजिएगा। पहली बार में पहला, दूसरा, तीसरा आपने पढ़ा, चौथा नहीं आ रहा, गोला कर लिए। दूसरी राउंडिंग में जब आप आएँगे ना तब आपको समझ में आएगा कि चौथा नहीं आया तो इसको भी करना है। तो करना तो सबको है, माइनस मार्किंग है नहीं। ये चीज़ें आप करिए 2.5 घंटा, 1 हफ्ते बाद बहुत ज़बरदस्त सुधार आएगा और सीटेट एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे। अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपके 90 प्लस मार्क आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप ला दोगे। कन्फर्म बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता चल जाएगा। जब यही नहीं आ रहा तो वहाँ पे क्या मतलब है? नहीं आ पाएगा ना। ये है तो पहले आना चाहिए। और कुछ बातें कर लेता हूँ जो आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट सर कहाँ से दें? देखिए, पहले इतना समय आपके पास नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं कोई भी पब्लिकेशन की बुक लेकर के उसमें जो है कि तो सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर पेपर मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सोच लीजिए आपको ये पता चल जा रहा है कि 150 में से 50 60 70 80 प्रश्न कहाँ से आएंगे, किस पैटर्न पे आएंगे, एकदम हूबहू वही शब्द वही वर्ड रिपीट होते हैं। तो क्यों नहीं भाई पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताइए आप लोग। ठीक है, क्या मजा आ रहा है इधर उधर की चीजें पढ़ने में? ठीक है? तो मज़ा नहीं आना चाहिए। मज़ा आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2.5 घंटे का पेपर कोई नहीं भाई मेरे भाई बताएगा। 2.5 घंटे का बैठ कर के किसी को मत दीजिए, मुझे भी मत दीजिए, किसी शिक्षक को मत दीजिए। 2.5 घंटा बैठिए, पेपर लगाइए 2.5 घंटा बैठ कर के। आप 1 हफ्ता देखिए कितना अच्छा सुधार हो जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है? और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, हम सही कह रहे थे। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं तो अपना मूल्यांकन कर ही नहीं रहा था। बस इनकी क्लास, उनकी क्लास यहाँ से पढ़ लूँ, ये नोट्स पढ़ लूँ, वो नोट्स पढ़ लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। क्या करेंगे? इतना नोट्स और सारी चीज़ें खरीदे हैं, अभी तक अपने से पूछिएगा सब खत्म कर पाए हैं? नहीं खत्म कर पाए होंगे। अब परेशान होंगे, घबराए होंगे, समय निकलता जा रहा है, 20-25 दिन का समय है, क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, 20-25 दिन का समय है। मैंने आपको एकदम रियल जेन्युइन चीज़ बताया हूँ, अगर इस चीज़ को करते हैं भाई, पास करेंगे। एग्ज़ाम दे कर के आएँगे, समझ में आएगा। रोज़ 2.5 घंटे का टेस्ट लगे, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, अपना असेसमेंट करिए। 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है? और कुछ जानकारी है, मैं आपको दे दे रहा हूँ। अगर आपको मॉक टेस्ट अगर प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर ले रहे हैं 15-20, ठीक है? तो मॉक टेस्ट कहीं से आप दे सकते हैं। और अगर आपको देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो सीटेट अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए मैथ, तो आपको डेली 11 बजे आपको क्लास मिलती है सुबह में। तो आप जाकर के मेरे इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं और इसके नाम से एक प्लेलिस्ट भी है। आप प्लेलिस्ट में क्लास वाइज आपको मिल जाएगा। आप जाकर के पढ़ सकते हैं मैथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी 9-15 पे मैं आपको 9-15 को जो है शाम को लाइव क्लास करा रहा हूँ। इस लाइव क्लास में जानते हैं मैं आपको क्या करा रहा हूँ? सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट कराता हूँ। जो भी है 40, 45, 50 मिनट में 30 प्रश्नों का टेस्ट आता है। हिंदी का, सीडीपी का, ईवीएस का, मैथ का, चाहे किसी भी सेगमेंट का। तो आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहा हूँ जो आप करेंगे। ठीक है? तो 30 मिनट अपने टैग वर्ड्स पे, 2.5 घंटे अपना प्रीवियस ईयर पेपर पे किसी को नहीं देना है और अगर आपको समय मिल जाए तो 1 घंटा अपना उसका असेसमेंट कर लीजिए, मेरा कौन-सा प्रश्न गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है। टैग वर्ड्स को डेली ध्यान में रखिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक तरीके से आंसर दीजिए, आपके साथ बेहतर होगा। थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में चीज़ें सकारात्मक होती हैं, ठीक है? तो सकारात्मक रहना है। कोई क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने पे ध्यान दीजिए। कहना तो लोगों को किसी को लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? कहने वालों को सुनेंगे तो कहते ही रह जाएँगे, ठीक है? आप अपने पे ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में, ठीक है? और अच्छे तरीके से जो है आप तैयारी करते रहिए। तो आपके पास 10 दिन का समय है, तब भी आप पास कर सकते हैं, 15 बस सकारात्मक सोचिए ना मेरे भाई। कई लोग जो है बहुत अच्छी तैयारी करते हैं अंत में नेगेटिव हो जाते हैं। नकारात्मक सोचें तो नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं।
बहुत लोग कम ही समय रहता है, लेकिन सकारात्मक होते हैं, तो सकारात्मक रहिए, 1 दिन से नहीं होगा। लोगों को कहने कहने दीजिए, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 2.5 घंटे का पेपर लगाइए, 30 मिनट टैगवर्ड्स पे दीजिए, 1 घंटा अपने असेसमेंट पे करिए। अगर और आपके पास समय है, तो क्लासेज़ आप पढ़ते रहिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप क्लासेज़ मत पढ़िए, लोगों की क्लासेज़ आप पढ़ना बंद कर दीजिए या मेरा ही, ठीक है? आपको जहाँ बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जेन्युइन चीज़ें करिए, ये कम से कम आप काम करिए। काम करेंगे, वर्क करेंगे, पास हो जाएँगे भाई, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास थी मेरी, और बताना था कि आप परेशान हैं, घबराए हैं, किस तरह से तैयारी करें कम समय में, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँ, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शाम को डेली 9:15 पे लाइव क्लास टेस्ट से जुड़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मेरे भाई, मैं आपसे बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर अपने ग्रुप्स में, अपने मित्र के पास, अपने सहयोगी के पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत लोग जान पाएँ। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत